आज है 6 नवंबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज की प्रमुख खबरों में हम बिहार चुनाव की गहराई में उतरेंगे, जहां युवा वोटर भविष्य के वादों और जंगल राज के अतीत की यादों के बीच बंटे हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कथित हमले के बाद गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दिया है। एक चौंकाने वाले खुलासे में आंतरिक दस्तावेजों से पता चला है कि मेटा को स्कैम विज्ञापनों से 16 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान था, जबकि उसे इन घोटालों की पूरी जानकारी थी। महाराष्ट्र में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार 300 करोड़ की जमीन डील को लेकर जांच के घेरे में हैं, और वैश्विक स्तर पर साइट्स ने रिलायंस के वंतारा प्रोजेक्ट को क्लीन चिट देने से इनकार करते हुए भारत से वन्यजीवों का आयात रोकने को कहा है। अब खबरें विस्तार से। ये रिपोर्ट बिहार के वैशाली, पटना और बिहार शरीफ से है। वैशाली जिले के शाहमिया रोहुआ गांव की 18 वर्षीय मोनी कुमारी अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में शादी से इनकार कर पुलिस अधिकारी बनने का सपना चुना और हर दिन 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाती हैं। 6 नवंबर को जब मोनी अपना पहला वोट डालने गई, तो उन्होंने एक और अलिखित नियम तोड़ने का फैसला किया, जाति से ऊपर उठकर अपनी पसंद से वोट देना। द वाया में प्रकाशित कुणाल पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार, कुशवाहा समुदाय से होने के नाते, जो आमतौर पर भाजपा का समर्थन करता है, मोनी को अपने लालगंज निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को वोट देना चाहिए था। लेकिन मोनी जैसे जेन जी वोटर इस चुनाव के केंद्र में हैं। बिहार की लगभग 58% आबादी 25 वर्ष से कम है, और हर 4 में से एक वोटर जेन जी है, जिनमें से 14,70,000 पहली बार वोट डाल रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जंगल राज की वापसी की चेतावनी दे रहे हैं, ये सवाल उठता है कि नीतीश के दौर में पैदा हुई इस पीढ़ी पर इसका क्या असर हो रहा है, जिसे उस दौर की कोई सीधी याद नहीं है। मोनी नीतीश सरकार की साइकिल और नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं की लाभार्थी हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह उनका वोट पाने के लिए काफ़ी नहीं है। बढ़ती महंगाई और लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करने में परिवारों की हिचकिचाहट के कारण वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को वोट देने के लिए तैयार थीं। लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता को ये बताया, तो उन्होंने दो शब्द सुने: जंगल राज। मोनी की मां ने उन्हें उस दौर के अपराधों, लूटपाट और महिलाओं पर हमलों के बारे में बताया। उनकी मां ने याद दिलाया कि उन दिनों मोनी का अकेले साइकिल से कॉलेज जाना असंभव होता। बस इसी एक बात ने मोनी का मन बदल दिया और उन्होंने एनडीए को वोट देने का फैसला किया। कई युवा वोटर जंगल राज को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र 2005 में जन्मे प्रथम कुमार ने यूट्यूब पर 1997 के जहानाबाद नरसंहार का वीडियो देखा, जिसमें रणवीर सेना ने 58 दलितों को मार डाला था। वह हैरान थे, लेकिन यह उन्हें तेजस्वी का समर्थन करने से नहीं रोक पाया। उनका मानना है कि बिहार में अवसरों की कमी एक बड़ा मुद्दा है और अब जंगल राज की वापसी संभव नहीं है। वहीं भूमिहार समुदाय के 22 वर्षीय शुभम कुमार का अनुभव अलग है। वह जाति से ऊपर उठकर वोट देना चाहते थे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में यादव छात्रों के जातिवादी नारे और धमकी भरे गाने सुनकर उन्हें अपने परिवार की, लालू के समय की बातें याद आ गईं। उनके दादा ने बताया था कि उस दौर में भूमिहारों ने चमकीले कपड़े पहनना छोड़ दिया था ताकि उन्हें निशाना न बनाया जाए। सुरक्षा की इसी चिंता के कारण शुभम और उनका परिवार इस बार भी भाजपा को ही वोट देगा। ये डर सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित नहीं है। पटना की 19 वर्षीय अफीफा परवीन ने भी अपने परिवार से उस डरावने समय के बारे में सुना है। वो सीधे तौर पर राजद का समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन वो कांग्रेस को इस उम्मीद में वोट देंगी कि शायद वो राजद पर लगाम लगा सके। इन सबके बीच बिहार की कड़वी सच्चाई ये है कि यह भारत का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। बिहार शरीफ के 28 वर्षीय पेंटर प्रकाश कुमार कहते हैं, महंगाई हमें मार रही है। वो बदलाव चाहते हैं और तेजस्वी को एक मौका देने पर अड़े हैं। दूसरी ओर पटना विश्वविद्यालय के 20 वर्षीय ईशांत कुमार दोनों गठबंधनों से निराश हैं। वो कहते हैं, हम कुएं और खाई के बीच फंसे हुए हैं। वो नौकरी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि केवल प्रशांत किशोर की जन स्वराज ही इन मुद्दों को उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि अगर एनडीए बिहार में सत्ता में आती है तो बुलडोजर न्याय का यूपी मॉडल लागू किया जाएगा। अब पहले चरण के मतदान के दौरान
बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के गुंडों के खिलाफ बुलडोजर न्याय लागू होगा। ये बयान उन्होंने खोरियारी गांव में अपने काफिले पर हुए कथित हमले के बाद दिया। लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद कर रहे सिन्हा ने दावा किया कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पत्थर, गोबर और चप्पलें फेंकी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एक पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया और उनके समर्थक के साथ मारपीट की गई। सिन्हा ने कहा, ये आरजेडी के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है और इसीलिए वे बुलडोजर से डरते हैं। उन्होंने पुलिस की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताते हुए स्थानीय एसपी को काय कहा और मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की बात कही। उनकी शिकायत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने डीजीपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने कहा कि वो घटनास्थल का दौरा करने के बाद तथ्यों की पुष्टि करेंगे। वहीं सिन्हा ने आरजेडी पर हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा, जब सत्ता से बाहर रहते हुए उनका यह व्यवहार है, तो अगर वे चुनाव जीत गए तो जो होगा वो जंगल राज से कम नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। गुरुवार को हुए मतदान में 3.75 करोड़ मतदाताओं में से 60.25% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में 1000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुईं, जिसमें उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने गृह क्षेत्र लखीसराय में आरजेडी समर्थकों द्वारा काफिले पर हमले का आरोप लगाया। इस चरण में राघोपुर सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की हैट्रिक पर नजर है, जहां उनका मुकाबला एनडीए के सतीश कुमार और जन स्वराज पार्टी के चंचल कुमार से है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। ओसामा शहाब का संयमित अंदाज उन्हें उनके पिता डॉन से विधायक बने मोहम्मद शहाबुद्दीन से काफी अलग बनाता है। भले ही एनडीए के भाषणों में शहाबुद्दीन के जंगल राज की यादें छाई हुई हों, फिर भी राजद उम्मीदवार शहाब के अभियान पर एक रिपोर्ट में अमित भेलारी लिखते हैं कि युवा पीढ़ी उनमें आशा देखती है और कुछ मतदाता शहाबुद्दीन के नाम की परवाह नहीं करते। एक चौंकाने वाले खुलासे में रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए आंतरिक दस्तावेजों से पता चला है कि मेटा ने पिछले साल के अंत में अनुमान लगाया था कि वो घोटालों और प्रतिबंधित सामानों के विज्ञापन चलाकर अपने कुल वार्षिक राजस्व का लगभग 10% यानी $16 बिलियन कमाएगी। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि यह सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी कम से कम 3 साल तक उन विज्ञापनों को रोकने में विफल रही, जिनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अरबों यूजर्स धोखाधड़ी वाले ई-कॉमर्स, निवेश योजनाओं, अवैध ऑनलाइन कैसीनो और प्रतिबंधित मेडिकल उत्पादों के विज्ञापनों के संपर्क में आए। दिसंबर 2024 के एक दस्तावेज के अनुसार कंपनी अपने यूजर्स को हर दिन अनुमानित 15 बिलियन उच्च जोखिम वाले घोटाले वाले विज्ञापन दिखाती है। एक अन्य दस्तावेज में कहा गया है कि मेटा इस तरह के विज्ञापनों से हर साल लगभग $7 बिलियन का राजस्व कमाती है। दस्तावेजों से पता चलता है कि कंपनी केवल उन विज्ञापनदाताओं पर प्रतिबंध लगाती है जिनके बारे में उसके ऑटोमेटेड सिस्टम 95% से ज़्यादा निश्चित होते हैं कि वे धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर कंपनी कम निश्चित होती है तो वो दंड के रूप में उनसे ज़्यादा विज्ञापन दरें वसूलती है। साथ ही मेटा की विज्ञापन वैयक्तिकरण प्रणाली के कारण जो यूजर्स एक बार घोटाले वाले विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं, उन्हें वैसे और भी विज्ञापन दिखने लगते हैं। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा कि ये दस्तावेज एक चयनात्मक दृष्टिकोण पेश करते हैं। हालांकि दुनिया भर के नियामक कंपनी पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से यूजर्स को बचाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका में एसईसी और ब्रिटेन में नियामक इस मामले की जांच कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा की मतदाता सूची में एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर के इस्तेमाल का मामला उठाए जाने के बाद उस मॉडल ने इस पर हैरानी जताई है। ब्राजीलियाई मॉडल और इन्फ्लुएंसर लारिसा नेरी ने एक्स पर एक वीडियो में कहा कि मतदाता सूची में दिखाई देने वाली तस्वीर उनकी एक पुरानी तस्वीर है, जिसका इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है। पुर्तगाली से अनुवादित वीडियो में लारिसा ने कहा, दोस्तों, मुझे इस गॉसिप पर यकीन नहीं हो रहा है। वे मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तस्वीर में मैं लगभग 18 या 20 साल की रही होंगी। वे लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय के रूप में चित्रित कर रहे हैं। यह क्या पागलपन है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई तस्वीर भारतीय नागरिक की नहीं थी। इसके बाद लारिसा ने भी पुष्टि की कि तस्वीर उन्हीं की है और इस घटना के बाद उन्हें पत्रकारों के फोन आने लगे। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को बलात्कारी आसाराम बापू को 2013 के रेप मामले में 6 महीने की जमानत दे दी। कोर्ट ने बढ़ती उम्र और खराब होती दिल की स्थिति का हवाला दिया। न्यायमूर्ति आई.जे. वोरा और न्यायमूर्ति आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने कहा कि 86 वर्ष की आयु में
आसाराम को चिकित्सा उपचार का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अगले 6 महीनों में आसाराम की अपील पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है तो वो जमानत बढ़ाने की मांग कर सकता है। हालांकि पीड़िता के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया और आसाराम पर बीमारी का बहाना करने का आरोप लगाया। वकील ने तर्क दिया कि गंभीर बीमारियों का दावा करने के बावजूद आसाराम बिना अस्पताल में भर्ती हुए अहमदाबाद, जोधपुर और इंदौर जैसे शहरों के बीच लगातार यात्रा कर रहा है। यह मामला सूरत की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसने आसाराम पर 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में बार बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई ग्राम पंचायतों ने होर्डिंग्स लगाए हैं, जिनमें धर्मांतरित ईसाइयों या ईसाई नेताओं के गांवों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादियों ने तर्क दिया था कि पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतें स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सशक्त हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसे धर्म की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो बेगम की बेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे फिल्म हक की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। शाहबानो का अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का कानूनी संघर्ष एक ऐतिहासिक मामला बना था। उनकी बेटी ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया था कि यह परिवार की सहमति के बिना बनाई गई है और इसमें उनकी मां के जीवन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यामी गौतम धर और इमरान हाशमी अभिनीत यह फिल्म शाहबानो के जीवन से प्रेरित बताई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय हिंदुत्व कार्यकर्ता संभाजी भिड़े की मांग के बाद लिया गया था। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के 4 उग्रवादियों को मार गिराया गया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार ये ऑपरेशन यूकेएनए कैडरों द्वारा हाल ही में किए गए अत्याचारों के बाद किया गया, जिसमें एक ग्राम प्रधान की हत्या और स्थानीय लोगों को डराना धमकाना शामिल था। वहीं राज्य में कुकी समुदाय के एक सर्वोच्च निकाय ने इन मौतों की निंदा की है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म से संबंधित 300 करोड़ रुपये की भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने पड़े और एक उप पंजीयक को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि पुणे के मुंडवा इलाके में सरकार की 40 एकड़ महर वतन भूमि, जिसे बेचा नहीं जा सकता, एक निजी फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को 300 करोड़ रुपये में बेच दी गई, जिसमें पार्थ पवार एक भागीदार हैं। इस सौदे पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क भी माफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस लेनदेन को प्रथम दृष्टया गंभीर बताया है। वहीं अजित पवार ने सौदे से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। विपक्ष ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर हमला बोला है और दावा किया है कि इस सौदे से जुड़ी फाइल सरकारी विभागों में रॉकेट की गति से आगे बढ़ी। द वायर के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित निजी पशु अभयारण्य वनतारा को विलुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था साइट से क्लीन चिट नहीं मिली है। संस्था की एक निरीक्षण टीम ने वनतारा में हुए कुछ पशु हस्तांतरणों पर चिंता व्यक्त की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साइट्स ने भारत से विलुप्तप्राय जीवों और वनस्पतियों का किसी भी प्रकार का आयात रोकने के लिए कहा है, जब तक कि देश अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूरी तरह से पालन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शन आयोजित करना या उनमें भाग लेना कोई आपराधिक अपराध नहीं है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 10 नवंबर को फिर से शुरू होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा है कि वह अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा कैसे कह सकता है। अदालत ने डाबर इंडिया की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पतंजलि को अपने विज्ञापनों में किसी अन्य शब्द का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि दूसरे उत्पादों को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं है। पतंजलि के वकील ने दावा किया कि धोखा शब्द से उनका मतलब साधारण है। अदालत ने डाबर की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें पतंजलि के विज्ञापन पर अंतरिम रोक की मांग की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी साइट 1xBet से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। सूत्रों के अनुसार धवन की 4.5 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति और रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को कुर्क किया गया है।
ईडी की जांच में पाया गया है कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने जानबूझकर 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ एंडोर्समेंट समझौते किए थे। भारत ने गुरुवार को म्यांमार के एक कुख्यात साइबर स्कैम सेंटर से भागे अपने सैकड़ों नागरिकों को वापस लाना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना के 2 विमान थाई सीमावर्ती शहर माई सोद से 270 नागरिकों को वापस लाए, जिनमें 26 महिलाएं शामिल थीं। ये लोग म्यांमार के मेवाड़ी से आए थे, जहां वे कथित तौर पर साइबर स्कैम ऑपरेशनों में काम कर रहे थे। भारत में जांच एजेंसियां घोटालों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए लौटने वालों से पूछताछ करेगी। यूक्रेन को 140 अरब यूरो का मुआवजा देने के लिए जब्त की गई रूसी संपत्तियों का उपयोग करने पर यूरोपीय आयोग और बेल्जियम सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। पॉलिटिको के अनुसार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शुक्रवार को एक आपात बैठक होगी। बेल्जियम इस योजना का समर्थन करने में अनिच्छुक है क्योंकि उसे डर है कि अगर क्रेमलिन इस पर मुकदमा करता है तो उसे मॉस्को के अरबों डॉलर चुकाने पड़ सकते हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय समाप्त हो रहा है और अगर वसंत तक पैसा नहीं आता तो यूक्रेन को बजट की कमी का सामना करना पड़ेगा। सलमान रुश्दी का नया लघु कहानी संग्रह द 11th आवर उनकी साहित्यिक विरासत की तत्काल याद दिलाता है। ये किताब 2022 में उन पर हुए हमले के बारे में लिखी नाइफ के बाद आई है। संग्रह की कहानियां विश्वास, संदेह, प्रामाणिकता, सेंसरशिप और धोखाधड़ी जैसे बड़े सवालों को संबोधित करती हैं। भारत में सेट 2 कहानियां विश्वास और संदेह की उलझी हुई अवस्थाओं पर विचार करती हैं, जबकि अमेरिका में सेट कहानियां प्रयोगात्मक हैं। ये संग्रह रूपक के माध्यम से रुश्दी के साहित्यिक जीवन को व्यक्त करता है और पाठकों को उनके शानदार दौर की याद दिलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।